आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिक गेट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन कोई नई टर्म नहीं है, बट जो लॉजिक्स हैं, जो लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं, जो लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई अननेसेसरी वेरिएबल नहीं आए। ठीक है, अननेसेसरी वेरिएबल मींस हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हमने उसको ऐड कर रखा है। सपोज हमारी इक्वेशन इस तरीके से बननी चाहिए थी, लेकिन हमारी इक्वेशन में a प्लस बी इंटू सी, सी प्लस सी बार ये और ऐड हो रखा है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर समझाया कि इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसकी नीड नहीं थी, तो उसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम किया जा सकता है। वेरिएबल्स तो हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, ए बी सी यहाँ पर है, ए बी सी यहाँ पर है, बट सी एंड सी बार दो बार ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सी और बार, तो ये नेसेसरी नहीं थे, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस सर्किट में या उस इक्वेशन में, फिर भी ये ऐड थे, तो उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। और लॉजिक एक्सप्रेशंस जो हम ये बना रहे हैं, इनके बीच में लॉजिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना। क्लियर? अब अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन तीन तरीके से हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन एक तो हो सकता है सर्किटरी के थ्रू, जो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उससे हम रिडक्शन टेक्निक बनाते हैं, लगाते हैं, उससे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सर्किट को शॉर्ट करना, मतलब सॉल्व करना आना चाहिए। सेकंड मेथड होता है कि हमें उसकी एक्सप्रेशन पता हो। ठीक है, एक्सप्रेशन पता हो, हम उस एक्सप्रेशन को बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर लें पहले, बूलियन अलजेब्रा से। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। एक मेथड होता है के मैप मेथड, के मैप मेथड। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्नोफ मैप मेथड। ये भी हम पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस में है। तो आज जो लेक्चर है वो आपका है एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अगर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको बूलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तब हम के मैप पढ़ने वाले हैं, यानी एक मैपिंग होती है, उसके थ्रू भी हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसमें बूलियन अलजेब्रा वर्क करने वाली है। जितने भी बूलियन अलजेब्रा के हमने रूल्स पढ़े थे, लॉज पढ़े थे, वो सारे इसमें वर्क करेंगे। और मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको एक बार पहले पढ़ लेना, आज का लेक्चर आपको फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जिसने भी पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है आपके पास, सी प्लस बी सी का होल बार, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सी प्लस बी सी का होल बार। अब आप तो इसमें क्या चीज पहले सॉल्व करनी होती है? पहले तो ये देखें, एक चीज समझे, अगर बी सी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बी डॉट सी, इट मींस इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है। ये एंड ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन। अब देखिए, सी प्लस बी सी बार, इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले तो ये देखिए, क्या इसमें कोई चीज कॉमन आ सकती है?
अगर इन दोनों पर कंबाइंडली बार लगा हुआ है बी सी के बाद, अब आप कहोगे सर यहाँ भी सी दिख रहा है यहाँ भी सी दिख रहा है, मैं ऐसा करता हूँ सी कॉमन ले लेता हूँ। नहीं, बी और सी एक ग्रुप एलिमेंट है और उसके ऊपर होल बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप सी को बाहर या कॉमन नहीं ले सकते, ठीक। अब क्या करें, कॉमन तो लेना है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दिया है इसका मतलब ये सिंप्लीफाई तो होगा। हम लोगों ने एक डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम ए बी का होल बार, या फिर हम कह सकते हैं ए डॉट बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। क्लियर, ए बार प्लस बी बार। यहां पर क्या है, ए डॉट बी का होल बार है और इस वाले केस में क्या है, बी डॉट सी का होल बार है। तो हम इस बी डॉट सी के होल बार को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो सी तो एज इट इज आ जाएगा प्लस बी बार प्लस सी बार, इसको ब्रैकेट में लिखना। क्लियर, हमने केवल इतना सा सॉल्व किया है, बी बार प्लस सी बार इतने को इस टर्म को हमने यहां पर लिख लिया इस तरीके से। देन सी प्लस सी बार को सी के साथ लिख लें प्लस बी बार। देखिए पहला जो लॉजिक लगाया हमने डी मॉर्गन थ्योरम से लगाया। सेकंड लॉजिक देखें, ए प्लस ए बार क्या होता है, ऑलवेज वन होता है। ए प्लस ए बार क्या होता है, ऑलवेज वन होता है। तो यहां पर क्या होगा, सी प्लस सी बार इट इज वन, ओके, प्लस रिमेनिंग क्या रह गया, बी बार। नेक्स्ट देखें, वन प्लस ए क्या होता है, ऑलवेज वन होता है। तो यहाँ वन प्लस बी बार हो चाहे वन प्लस ए हो या वन प्लस कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा वन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, वन। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना रह गया, ओनली वन। तो जब हमें सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि इसका आंसर तो वन ही आना है, तो हम इतना सर्किट, इतने वेरिएबल्स को इतना ऑपरेशन क्यों करें, पहले एंड ऑपरेशन करें फिर उसका नॉट ऑपरेशन करें फिर इन दोनों में और ऑपरेशन करें। हम तो डायरेक्ट एक लॉजिक हाई बनाएंगे और उसको वहां कनेक्ट कर देंगे। इस चीज को बोलते हैं हम लॉजिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। क्लियर, इतनी सी चीज को हमने क्या लिखना है, केवल वन लिखना है। कैसे सॉल्व किया, बहुत बेसिक वाली चीज पहले समझ लो, जिससे आगे अगर टिपिकल एक्सप्रेशंस आते हैं तो आपको इजी हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बोला था डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। बी सी का होल बार था, आपने डी मॉर्गन थ्योरम से उसको इंडिविजुअल बार्स में कन्वर्ट किया और जो डॉट था उसको एंड और प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, और बना दिया। तो बी बार प्लस सी बार हो गया। अब ये सारी चीजें प्लस में है यानी और में, तो इस सी बार को सी प्लस सी बार एक साथ लिखा, मैंने समझाने के लिए एक साथ लिखा है, वरना आप डायरेक्ट इसको वन प्लस बी बार भी लिख सकते थे। ठीक है, वन प्लस बी बार हो गया क्योंकि सी प्लस सी बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉम बुलियन अलजेब्रा ए प्लस ए बार इक्वल टू वन होता है, तो सी प्लस सी बार इक्वल टू भी वन हो गया। वन प्लस बी बार बचा, वन प्लस ए इक्वल टू वन होता है, और वन प्लस ए बार, वन प्लस समथिंग कुछ भी हो, वहां पर कुछ भी लिखा हो, वन प्लस है इट मीन्स वो वन ही आने वाला है, तो वन इसका लॉजिक आ जाए। क्लियर, आई थिंक बहुत ज्यादा सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस इक्वेशन की। ए बी का होल बार यहाँ लिखा हुआ है, ए बार प्लस बी बार, ये डॉट प्रोडक्ट में, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में, और इंडिविजुअल ये और प्रोडक्ट है। मैं फिजिक्स वाले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, यहाँ और ऑपरेशन है, इसके बीच में एंड ऑपरेशन है, फिर ये और ऑपरेशन, ठीक है। देखिए पहला टर्म आपको दिख रहा है बी प्लस बी बार, अभी हमने पढ़ा था ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होगा, वन। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी का होल बार
ए बार प्लस बी, और इसकी जगह क्या रख देंगे 1, और डॉट 1 किसी में भी आए तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है, ठीक है। सेकंड, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है या मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ इसलिए नहीं हो सकता, लिखने को तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, ए बार का मल्टीप्लाई इसको, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व कर लें बाय डी मॉर्गन थ्योरम तो क्या होगा, ए ए बी का होल बार को कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार। यहां पर आपको मेंशन करना है कि आप किस लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें लगाया ए बार प्लस बी बार, ओके, ब्रैकेट में ले लिया इसको, मल्टीप्लाई में ये ऑलरेडी है ए बार प्लस बी बार, सॉरी बी, क्लियर। और डॉट 1 एज इट इज पूरा वेरिएबल वही रहेगा, डॉट 1 हट जाएगा इससे, है ना, हट जाएगा इन द सेंस कि अगर किसी वेरिएबल के साथ डॉट 1 लगा होता है यानी एंड प्रोडक्ट होता है तो वो वेरिएबल ही आता है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि अगर ए डॉट 1 लिखा है तो ए आएगा, ठीक है। तो इस पूरे के साथ डॉट 1 था तो ये केवल ये रह जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, तो ए बार का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए बार के साथ, फिर सेकंड ए बार का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, बी के साथ, प्लस अब बी बार का प्रोडक्ट ए बार के साथ, ठीक है, एंड ऑपरेशन, फिर बी बार बी, क्लियर। यहां पर देखें जो बी बार डॉट बी है, इट मींस ए डॉट ए बार लिख लें या ए बार डॉट ए लिख दें, ये ऑलवेज क्या होता है 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, या फिर हम कहें ए बार डॉट ए बार क्या होगा, ए होगा, क्लियर। ये सब सिमिलर थिंग है कि सेम वेरिएबल का अगर एंड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो वेरिएबल ही आएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा ए बार, यहाँ रह जाएगा ए बार, ठीक है। ए बार डॉट ए बार क्या रह जाएगा, केवल ए बार, प्लस ए बार बी एज इट इज लिख लिया, प्लस बी बार ए एज इट इज लिख लिया, बी बार ए बार, और ये बी बार डॉट बी क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी के साथ भी और प्रोडक्ट बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए बार, ए बार कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस बी, ओके, प्लस बी बार ए बार। आपको पता है 1 प्लस ए क्या होता है 1 होता है, तो इट मींस 1 प्लस बी क्या होगा 1 होगा, यहां रह जाएगा केवल ए बार प्लस बी बार ए बार। अब इसमें से वापस से कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज ए बार, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस बी बार, और 1 प्लस बी बार क्या होगा 1 होगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा ए बार, यही आपका आंसर होगा। इट मींस हमें इतना लॉजिक बनाने की नीड नहीं है, हम सिंपल एक ए वेरिएबल का नॉट यूज कर लेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, ए बार, क्लियर। जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो देखो आप इसको डिजाइन करोगे तो पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, एंड बनाओगे, फिर उसका नॉट बनाओगे, फिर इन दोनों का और बनाओगे, फिर इन दोनों का और बनाओगे, फिर उसमें आपस में नेंड एंड प्रोडक्ट करोगे, तब जाके एक ये सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो केवल हमें इतना सा सॉल्व करना है, ए बार, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं।
दिखने में बहुत छोटी सी है, बट इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पर ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट ए प्लस सी, ठीक है, इन दोनों में और प्रोडक्ट और इनके बीच में एंड प्रोडक्ट। अब एक एक करके आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी देन बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। क्लियर? अब देखिए ए डॉट ए, अभी हमने पढ़ा था ए डॉट ए क्या होगा, ए होगा। क्लियर? तो इसको लिख देंगे ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अब इसमें से आप ए कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। वन प्लस सी, क्लियर, ए कॉमन ले लिया, इसमें 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए के अकॉर्डिंग 1 प्लस ए इक्वल टू 1, तो यहाँ रह जाएगा केवल ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अब वापस से इसमें ए कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 1 प्लस प्लस बी डॉट सी, फिर ये बचेगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी, क्योंकि 1 प्लस बी क्या होगा, अगेन इस फॉर्मूले से 1 प्लस ए इक्वल टू 1, ये रह जाएगा 1, फिर हमारे पास आएगा ए प्लस बी डॉट सी। इट मीन्स हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज होता है, अगर a प्लस बी डॉट सी लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट हम इस पे आते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पर। ये आपके गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये देखिए कॉमन कहाँ से आ रहा है। पहले तो ये देखें, ये वाली जो चीज है ए सी प्लस सी, इसमें सी कॉमन आ रहा है। क्लियर है ना? क्योंकि इस पे होल बार भी नहीं आ रहा तो हम तो सीधा कॉमन ले सकते हैं इसको, ए प्लस सी एंड प्रोडक्ट ए डी प्लस ए डी बार। यहां से भी ए कॉमन आ रहा है, लेकिन इसको हम अब नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। यहाँ कॉमन लिया हमने सी, बचा क्या, ए प्लस 1, 1 प्लस ए या ए प्लस 1 क्या होगा, ऑलवेज 1। यहाँ क्या रह जाएगा, रिमेनिंग सी। आपने बाकी लाइन को एज इट इज लिखा, कोशिश करना नेक्स्ट लाइन में आप उसको सॉल्व करके बताएं हर बार, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ए प्लस सी को एज इट इज रहने दिया। इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ए कॉमन प्रोडक्ट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर एंड ऑपरेशन हो रखा है। यहाँ रह गया डी प्लस डी बार और ये प्लस सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था, 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए प्लस ए बार। ये लॉजिक हमने पढ़ा था, ए प्लस ए बार क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ डी प्लस डी बार है तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये वाला टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? अब इसमें अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं तो ए डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी। तो ए डॉट ए क्या होता है, 1 ए होता है। सेम वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वही वेरिएबल होगा। क्लियर? यहाँ हो जाएगा ए प्लस सी, इसमें से सी कॉमन ले लीजिए, फिर बचेगा आपके पास
वन ए प्लस वन, ओके। और ए प्लस वन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा वन प्लस ए वन, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए प्लस सी। यही आपका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है, क्योंकि हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये दोनों सिमिलर वेरिएबल है और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इट मींस ये तो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ए डॉट ए को हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो पहली लाइन तो हम यही लिख लेते हैं, ए बार ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए, इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है या एंड ऑपरेशन है, प्लस ए बी बार, ओके। हमने क्या रूल यूज किया इसमें, ए डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ए बार डॉट ए प्लस ए बार बी प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, बी ए प्लस बी डॉट बी बार, क्लियर, प्लस ए डॉट ए, यहाँ पर ए डॉट ए हो गया, प्लस ए बी बार, ओके। देखिए ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो, यहाँ पर ये वाला टर्म, सिमिलरली ये वाला टर्म, ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। और ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, तो ये वाला तो टर्म हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। इसमें से कॉमन ले लीजिए बी, बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस ए बार प्लस ए, ओके। ये वाला टर्म जीरो, बी डॉट बी बार, और ये रह जाएगा आपके पास ए प्लस ए बी बार, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर आ रहा है ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है। ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है। तो ये जीरो हट गया, यहाँ रह गया केवल बी, ये वैल्यू हो गई वन, ये जीरो हट गया। इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, ए वन प्लस बी बार, और वन प्लस बी बार क्या होगा, ऑलवेज वन होगा। वन प्लस ए क्या होता है, वन होता है, या फिर हम कह लें वन प्लस ए बार क्या होगा, वन होगा। ये रह गया बी प्लस ए, ये आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, क्लियर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है वैसे ए, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ज्यादा सही, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है अभी। ए बी एज इट इज लिख लिया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए सी, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं, बी डॉट बी प्लस बी सी, क्लियर। अब देखिए ए बी प्लस ए बी, यानी ए प्लस ए क्या होगा, ए, ठीक है। जैसे ए प्लस ए बराबर ए होता है, ऐसे ए बी प्लस ए बी बराबर क्या होगा, ए बी। सेकेंड बी डॉट बी क्या होगा, बी, ठीक है। ये दो रूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये दोनों हो गए ए बी, ये ए सी, ये बी प्लस बी सी। अब आप इसमें देखिए बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस सी, और ये बाकी एज इट इज रहने दीजिए, ए सी। वन प्लस सी, वन प्लस सी को क्या लिखेंगे, वन प्लस ए क्या होता है, ए बी प्लस ए सी प्लस क्या रह जाएगा, बी। वन प्लस सी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर वन प्लस ए क्या हो जाएगा, वन, वन प्लस ए क्या हो जाएगा, वन। क्या रह गया, बी। देखिए इन दोनों टर्म में बी कॉमन आ रहा है,
आप बी कॉमन ले लीजिए, रह जाएगा 1 प्लस ए देन ए सी। बी कॉमन लेते ही यहाँ क्या रह गया, बी प्लस ए सी। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। तो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को सर्किट बनाने से बेटर है हम क्या करेंगे, केवल इतना सर्किट बनाएंगे, बी प्लस ए सी। ओके, ये दो एक्सप्रेशन है आपके पास और आपसे कहा गया है कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। पहला अटेम्प्ट यही रहेगा कि इसमें से हमें ये देखना है कॉमन कहाँ से मिल रहा है, कॉमन टर्म कौन सा मिल रहा है, कैसे कॉमन टर्म मिल रहा है। तो उसको पहले हम देखते हैं। इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले भी लेते हैं, पहली चीज ऐसा नहीं कि कहीं से भी किसी भी टर्म को एक साथ रख के कॉमन ले लें। अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले भी लेते हैं तो बी कॉमन आएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए डैश प्लस सी डैश। तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे टर्म हमें एक साथ लेने हैं, उनमें से कुछ कॉमन लेना है जिसको हम फर्दर सॉल्व कर पाए। जैसे सेकंड टर्म अगर देखें, फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, ए डैश बी प्लस सेकंड में बी कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा, सी बार या सी डैश प्लस सी प्लस ए बी डैश सी डैश। अब हमने क्या किया, इसमें से बी कॉमन ले लिया। ये हमें पता है कि सी प्लस सी डैश या सी डैश प्लस सी, ये क्या होता है, लॉजिक हमने पता है, ए ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। तो ये ऑलवेज 1 होता है। आपने अब तक तो उसको रीड आउट कर लिया होगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ए प्लस ए बार हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए डैश बी प्लस बी और यहाँ पर 1 हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म लिख देंगे ए बी डैश सी डैश। ओके, देन अब इसमें से आप देखें कॉमन आ रहा है बी, इसमें बी कॉमन लिया तो बचा ए डैश प्लस 1, यहाँ पर 1 रह गया, प्लस ए बी डैश सी डैश। ओके, और मैंने आपको बताया था 1 प्लस ए ऑलवेज 1 होता है, 1 प्लस ए बार ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, दोनों चाहे 1 के साथ कुछ भी ऐड हो, ए और ए बार की बात नहीं हो रही है, 1 प्लस ए बी हो तो भी 1 होगा, ए बी सी हो तो भी 1 होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ये वाला टर्म क्या हो गया, 1। ये रह गया रिमेनिंग बी और ए बी डैश सी डैश। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जब एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान लीजिए, या ये वाला। इस केस में क्या होता है, ए प्लस बी डैश बी डॉट सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो सिमिलर कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही टर्म बनना है, जब सिंगल टर्म यहाँ पर है और वहाँ इधर मल्टीपल इसमें प्रोडक्ट में है यानी एंड ऑपरेशन में है, उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए, मुझे बेनिफिट क्या है, अगर मैं बी डैश के साथ बी को लेता हूं तो बेनिफिट है, क्योंकि हमें ये पता है कि बी डॉट बी बार क्या होता है, 0 होता है, और बी प्लस बी बार क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बी के साथ बी बार को लेता हूं तभी मेरे पास 0 या 1 बनेगा, एल्स हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ए और सी से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज कर देता हूँ यहाँ पर। बी प्लस, इसको बी डैश को एक साथ इधर लिख लिया और ए सी डैश को एक साथ लिख लिया, यानी इसको अलग टर्म मान लिया और इन दोनों को अलग टर्म मान लिया। ठीक है, और ये है आपके साथ थर्ड टर्म। ये 3 टर्म हो गए, एक तरह से है मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन इनको इस फॉर्म में लिख लिया है, ए प्लस बी डॉट सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख लिया। तो ए प्लस बी डॉट सी को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी देन ए प्लस सी, यानी एक बार ए प्लस बी
और एक बार a प्लस सी। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे, b को एक बार तो किसके साथ लिखेंगे, b प्लस b बार मल्टीप्लीकेशन में, b को किसके साथ लिखेंगे, a c डैश के साथ। क्लियर? तो b प्लस b बार क्या होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और रह क्या जाएगा b प्लस a c डैश। क्लियर? तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, अब चाहो तो इसमें जरूर लिख सकते हो, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये सम वाला टर्म था, ये प्रोडक्ट वाला टर्म हो गया, ठीक है, लेकिन इससे फर्दर सॉल्व ये नहीं होगा। यहाँ पर इसको रिड्यूस जरूर कर दिया हमने, एक टर्म बी डैश आ रहा था उसको रिड्यूस कर दिया। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को भी हमेशा दिमाग में रखना है, ये भी यूज बहुत अच्छे से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये इक्वेशन दी हुई है ए बी सी प्लस ए बार प्लस ए बी डैश सी। अब देखिए इन दोनों टर्म में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्लियर? अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखूं तो ए और सी एक साथ कॉमन आ रहे हैं, तो मैं ए और सी को एक साथ कॉमन लेता हूं थर्ड टर्म में से, तो यहाँ रिमेनिंग होगा बी, और यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, बी बार, और यहाँ पर क्या है स्पेशली ए बार, और बी प्लस बी बार क्या होगा, बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी प्लस ए बार। क्लियर? अब आपको लगेगा कि अब फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इस फॉर्मूले को आप वापस देखो, मैं ए और ए बार को एक साथ लिखूंगा तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस ए बार क्या होता है 1, और ए डॉट ए बार क्या होता है 0 होता है। तो मुझे ऐसे टर्म ही साथ कनेक्ट करने हैं जिससे 1 और 0 बन जाए। तो मैं इसमें फर्दर क्या करूंगा, इस वाले टर्म के साथ एक बार तो ए लिखूंगा, ए बार प्लस ए, और इस वाले टर्म के साथ दूसरी बार क्या लिखूंगा, ए बार प्लस सी। तो ये जो टर्म है ए प्लस ए बार वो क्या बन जाएगा 1, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा ए बार प्लस सी, और फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा का यूज करके हम किसी गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? चलिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, आज उसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पेपर में मिल जाए। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। याद रखने का या समझने का तरीका देखें, जब होल बार है इसका मतलब जो नीचे वाला टर्म है a प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट a का a बार हो गया, b का b बार हो गया, जो प्लस साइन था यानी जो और ऑपरेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट। मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिख लेता हूं, a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में लिख लिया एक साथ, और उसका होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ओके, इस तरीके से रीअरेंज किया। ये सिर्फ इसलिए शो किया है कि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बार डॉट बी बार, और अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है 1, एंड ए डॉट ए बार इक्वल टू क्या होता है 0। ये दो लॉज हमने पढ़े थे, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, इट मींस ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप ए के साथ करते हैं, ऐड करते हैं और ऑपरेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है हमेशा 1, और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर एंड ऑपरेशन करता है ए के साथ तो उसका रिजल्ट आता है 0। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे पहले, अगर ये सही बात है तो इफ इट इज राइट और इट इज ट्रू, देन a प्लस बी प्लस, इसको एक साथ लिखें, a प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार। अब हमने क्या किया,
ए किसको माना है, ए प्लस बी को, ए प्लस बी प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मुझे इसको प्रूव करना है तो ये कंडीशन अपने आप सही हो जाएगी। तो इसमें LHS ले लेते हैं। LHS लिया आपने, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार। अब आप क्या करते हैं, ए प्लस बी, अगर मैं यहां 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 1 से तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, डॉट 1 है तो इट मीन्स वो ही वैल्यू है, ठीक है। ए प्लस बी, और 1 को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं 1 को लिख सकता हूं ए प्लस ए बार प्लस ए बार डॉट ए बी बार, ठीक है। मैंने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, क्यों, क्योंकि a प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया a प्लस ए बार से। मैं चाहूं तो b प्लस बी बार से भी रिप्लेस कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर a प्लस ए बार से ही क्यों किया, हम b प्लस बी बार से भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं वेरिएबल से करना है जो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर यहाँ c नहीं है तो आप c से नहीं ऐड करेंगे। चलिए अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो लॉ था वो सॉल्व करते हैं। ए डॉट ए पहला मल्टीप्लीकेशन, सेकंड ए डॉट ए बार, थर्ड ए डॉट बी, फोर्थ ए बार बी। मैंने सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, बाकी बी डॉट ए बार भी वही सेम वैल्यू लेकर आएगा, और रिमेनिंग टर्म क्या है, ए बार डॉट बी बार। देखिए ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए बार क्या होगा, 0, ए डॉट बी एज इट इज, अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हैं ए बार तो क्या रह जाएगा, बी प्लस बी बार। क्लियर, देखिए ये इसमें से कॉमन ले लीजिए ए, ये तो 0 हट जाएगा। यहाँ पर हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 होता है, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। और ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया। इसमें से आपने कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से ए, क्या रिमेनिंग रहा, इधर तो 1 रह गया और इधर रह गया बी। यहाँ पर क्या हुआ, ए बार, और ये वाला जो टर्म है बी प्लस बी बार, ये क्या बनाएगा 1, बी प्लस बी बार क्या बनाएगा 1, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस बी क्या बनाएगा, 1 प्लस बी क्या होगा 1, और बी प्लस बी बार ये क्या होगा 1, दोनों 1 हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ए प्लस ए बार, ठीक है। और ए प्लस ए बार क्या होता है 1, तो आर एच एस एल एच एस इक्व टू आर एच एस, यही प्रूव करना था। हमने कुछ नहीं किया, बस एक 1 ऐड किया, और 1 को हमने कैसे लिखा, ए प्लस ए बार, ठीक है। ए प्लस ए बार लिखते ही क्या होगा, फिर हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया पूरे में, इसको सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करते चले गए और आंसर क्या आ गया 1, और यही प्रूव करना था। इट मींस ये स्टेटमेंट अपने आप में अभी तक ट्रू है। अब ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक अटेम्प्ट एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो ये आंसर ट्रू हो गया, हमें सेकंड भी फुलफिल करनी होगी। सेकंड फुलफिल करते हैं, एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें। सेकंड केस क्या कहता है कि हमें प्रूव करना है ए डॉट ए बार इक्वल टू 0। तो इस केस में ए क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। और ए बार क्या है, ए बार बी बार, यही है ना, प्रीवियस देख लो, ए बार बी बार, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ए क्या है, ए प्लस बी। आपको क्या शो करना है, 0 शो करना है, क्या शो करना है 0। अब आप LHS लेंगे इसमें वापस से, ए प्लस बी
ए बार बी बार। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डॉट ए बार, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, बचा बी बार, प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बार डॉट बी बार डॉट बी। क्लियर? अब देखिए ए प्लस ए डॉट ए बार, ये क्या बनाएगा, जीरो, जीरो डॉट बी बार, प्लस ए बार बी बार डॉट बी क्या बनाएगा, जीरो। इट मींस जीरो डॉट बी बी बार क्या होगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। इट मींस ये हो गया आपका आरएचएस बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है और प्रीवियस वाली कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। इट मींस कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है, ट्रू है। लिखने का तरीका क्या है उसमें, ए प्लस बी डॉट सी, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी, एक मिनट, ए प्लस सी, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है वो किससे कंपेयर करेंगे हम, ए प्लस बी से, ठीक है, ए प्लस बी से ये हो गया, क्योंकि दूसरा वाला हमें डॉट में चाहिए, और बी क्या हो गया यहाँ पर, ए बार, और सी क्या हो गया यहाँ पर, बी बार। अब आप इसका यूज कर सकते हो कैसे, देखो आपको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, यानी ए प्लस बी तो ये हो गया ए वाला टर्म, और बी क्या है आपका, ए बार, तो आप क्या करोगे, ए बार, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में ए प्लस सी, ए क्या है, ए प्लस बी है, सिंपल। ए प्लस बी ए क्या है, ए प्लस बी प्लस बी बार, बी बार, तो आप इसको क्या करोगे, बी बार कर दोगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, वन प्लस में बी बन क्या जाएगा, बना रहा है, वन वन, वन प्लस बी, यहाँ बी प्लस बी बार क्या बना रहा है, वन प्लस ए, वन, यस सर, वन प्लस ए, ये वन वन बन जाएंगे सर दोनों, क्या होगा, वन, और वन प्लस ए क्या यस होगा, वन। आंसर क्या गया, वन। ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं आप, ए और बी की वैल्यूज पुट करते जाइए, है ना, यस सर, और इसका रिजल्ट मैच कराते जाइए। एक जगह तो वेरिएबल लिख लो ए बी, ठीक है, इनकी दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी, 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एक तरफ लिख लिए ए प्लस बी का होल बार, दूसरी तरफ लिख लीजिए ए बार डॉट बी बार, ठीक है। इन दोनों के वैल्यूज आप पुट करेंगे, देखो मेथड बहुत सारे होते हैं। 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 1 होता है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। 1 1 0 और ऑपरेशन है, ध्यान रखना, उसका नॉर कर दिया है, तो 1 प्लस 0 1 होता है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 1 होता है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ये तो होगी इसकी वैल्यू। अब इधर देखें, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करके डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी 1 डॉट 1 1 हो गया, इसका 1 कर दिया, इसका 0 कर दिया, तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इन दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट 0 डॉट 0 हो गया। देखिए दोनों टेबल सेम आ गई, ये भी एक मेथड है। तो आपसे अगर वो कहेगा कि प्रूव इट बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, देन यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। ओके, अगर उसने नहीं लिखा है कि ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना है, तो आप बेटर ऑप्शन है कि ये वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ सकते हो तो इसको समझ लो, नहीं तो ये वाला लेंथी मेथड है ही आपके पास, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट इसकी सेकंड थ्योरम थी वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सब लोग सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वैसे तो के मैप है। के मैप एक मेथड है जिससे हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट, इतने बुलियन अलजेब्रा लगाने की हमें नीड नहीं होगी, हमें लॉज उसमें याद नहीं रखने पड़ते, लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ और टर्म्स भी समझने पड़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। देखिए किसी बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके, there are two ways in which we can put boolean function. First one is min term and second term is max term.
ओके, मिन टर्म और सेकंड वन इज मैक्स टर्म। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके के मैप में भी आने वाला है। के मैप जब हम सॉल्व करेंगे तब उसमें ये यूज होने वाला है, और बहुत सिंपल चीज है, कोई टिपिकल नहीं, बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। पहले तो हम समझे मिन टर्म क्या होता है। ईच ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इन द कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड अ मिन टर्म। इस लाइन से घबराना नहीं है, ये कैनोनिकल कहां से आ गया, एसओपी क्या हो गया, अभी इस पे बिल्कुल दिमाग नहीं देना है। बस ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स बोलते हैं। प्रोडक्ट टर्म्स, अगर वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो वो हमारे लिए मिन टर्म का काम कर रहे हैं। क्लियर? Second, minterms are represented as binary numbers in terms of 0 and 1s. 0 और 1s के terms में हम उसको represent करते हैं. The binary words are formed by representing each non-complemented variable by 1. जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से। इट मींस अगर a लिखा है तो उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है। क्या लिखा है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड, ये नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है। क्लियर? एंड कॉम्प्लीमेंटेड को हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, अब 0 हो गई। समझना कि अगर केवल वेरिएबल a लिखा है तो उसका मतलब हम ये मानते हैं कि उसकी वैल्यू कभी 1 रही होगी, इसलिए हमने a लिखा है। a डैश लिखा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 रही होगी। किस वेरिएबल की, a की वैल्यू। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल बाय 0, and the decimal equivalent of this binary word is represented as a subscript of n. Decimal value हम subscript में लिखते हैं 0, 1, 2 etc. We generally use sigma. sigma यूज किया जाता है, ठीक है, इसके नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? अब इसको अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है a एंड b, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू होगी, इनकी कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यूज क्या होती हैं, पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। या तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, 0 या 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, या 1 1 हो जाए। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं a और b की। मुझे क्या करना है, इसके लिए मिन टर्म की वैल्यू लिखनी है। मिन टर्म लिखना है, मिन टर्म। अब समझना, मिन टर्म क्या है, प्रोडक्ट टर्म है। क्या है, प्रोडक्ट टर्म। देखिए, 0 अगर a की वैल्यू है तो हम 0 के लिए a को क्या लिखेंगे, a डैश, तो इसको लिखेंगे a डैश। सिंपल है। अगर a की वैल्यू 0 लिखी है तो हमने उसको क्या डिनोट किया, a डैश। b की वैल्यू 0 लिखी है तो उसको हमने क्या डिनोट किया, b डैश। और दोनों को किस फॉर्म में रखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में रखना है, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला मिन टर्म, मिन टर्म, ठीक है। सेकेंड, a की वैल्यू 0 है तो उसको रखा मैंने a डैश। b की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो उसको रखा b। ये हो गया हमारा सेकंड मिड टर्म, मिन टर्म। थर्ड देखें, a की वैल्यू होगी 1, उसको एज इट इज a रखेंगे। b की वैल्यू होगी 0, उसको आप क्या लिखेंगे, b डैश। तो ये हो गया थर्ड मिड टर्म। नेक्स्ट, दोनों 1 1 है तो इनको क्या लिखेंगे, a एंड b। और प्रोडक्ट में ही रखना है, इनको प्रोडक्ट में ही रखना है। देखो ये आपस में प्रोडक्ट में ही है, इनके बीच में कोई नोटेशन नहीं है, इट मींस इनका कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट ही होगा फिर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारा कौन सा नोटेशन है या कौन सा मिन टर्म है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन, इसको बोलते हैं नोटेशन। रिप्रेजेंट करने का मतलब नोटेशन। देखिए दोनों 0 0 हैं, ये बाइनरी वैल्यू है। अगर ये दोनों 0 0 हैं तो डेसिमल में इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है।
तो हम लिखेंगे स्मॉल m0, जो सबस्क्रिप्ट में इसको क्या लिख देंगे 0। इट मीन्स अगर m0 लिखा है इसका मतलब ये वाला मिन टर्म हमने यूज किया है। 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 1। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं इसको रिवाइज करा दूंगा अभी। 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी 1, तो नोटेशन क्या आ जाएगा m सबस्क्रिप्ट में 1। 1 0 की नोटेशन डेसिमल वैल्यू होगी 2, तो हमारा जो मिन टर्म आ जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे 2, m2 स्मॉल में लिख रहे हैं, ठीक है ना। मिन टर्म है तो स्मॉल वैल्यू स्मॉल m यूज कर रहे हैं, और 1 1 है तो इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 3, और इसका नोटेशन हो जाएगा m3। तो किसी वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल हैं तो उनके मिन टर्म्स उनकी पॉसिबल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं, ठीक है, और उनके नोटेशन m0 m1 m2 और m3 हो सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैक्स टर्म की। सिंपल है, बहुत सीधी सीधी है, अभी आप क्वेश्चंस करोगे और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैक्स टर्म की बात करें, मैं अभी दो चीज आपको नहीं समझाई है, मैंने अभी दो चीज आपको नहीं समझाई, ये दो वर्ड आपको नहीं समझाए हैं। अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जब नेक्स्ट, तब मैं इसको समझाऊंगा जब न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। अभी तो केवल इतना समझें कि अगर सम टर्म्स हैं, सम अगर सम के फॉर्म में लिखा गया है तो वो क्या है हमारा मैक्स टर्म, ठीक है। कैनोनिकल पीओएस, अभी हमने एसओपी पढ़ा था, ये है पीओएस। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको मैं बताऊंगा पीओएस क्या है, लेकिन चेंज क्या आया, पहली चीज तो सम टर्म होने चाहिए। सम टर्म को हम क्या बोलेंगे मैक्स टर्म बोलेंगे। लेकिन अगर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करना है 0 से। इट मींस अगर a है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करना है 0 से, और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। अगर a की वैल्यू कभी 0 है तो हम एज इट इज a लेंगे, और उसकी वैल्यू अगर a डैश है इसका मतलब वहां वैल्यू 1 रही होगी। लेकिन इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है सम टर्म में। तो मैं एक टेबल को कॉपी कर लेता हूँ प्रीवियस वाली को। ये दो वेरिएबल हैं अपने पास, इनकी पॉसिबल वैल्यूज आपको पता है। यहाँ मुझे लिखना है मैक्स टर्म, और यहाँ पे लिखना है उसका नोटेशन। देखिए दोनों 0 0 हैं तो मुझे क्या लिखना है a। इट मींस यहाँ मैं क्या लिखूंगा केवल वेरिएबल a, और इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा b। लेकिन किस टर्म में लिखना है सम के टर्म में लिखना है। वहां डॉट के टर्म में था और उसको 0 को डैश से शो कर रहे थे, यहाँ बिना कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल के शो करेंगे। तो 0 को लिखा a की वैल्यू a हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई b। अब a 0 है तो उसको तो एज इट इज रखेंगे, b 1 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और दोनों के बीच में क्या लगाना है प्रोडक्ट साइन लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a डैश b एज इट इज आ जाएगा, और बीच में प्रोडक्ट साइन आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a डैश प्लस b डैश। डेसिमल वैल्यूज वही है 0 1 2 3, ठीक है, लेकिन नोटेशन क्या होगा कैपिटल M 0, कैपिटल M 1, कैपिटल M 2 एंड कैपिटल M 3। क्लियर। तो ये आपके मैक्स टर्म हो गए, और ये हो गए आपके मिन टर्म। इनको कैसे यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम केमैप पढ़ेंगे, उसमें इनका क्या बेनिफिट है क्या यूज है, और ये एसओपी पीओएस क्या होते हैं, ये सारी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।